किशोर नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। किशोर सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी बीवी चंपा उससे बोली, घर पर राशन पानी खत्म हो गया है। शाम को जब घर आना तो थोड़े दाल चावल और आटा ले आना। ऊपर वाले से दुआ करना चंपा कि आज मुझे कोई अच्छी सवारी मिल जाए। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप अपने हाथी को बेचकर कोई दूसरा कारोबार शुरू कर दीजिए। नहीं चंपा, ये हाथी मेरे अब्बू की निशानी है। अरे ऐसी निशानी से क्या फायदा जिससे हम दोनों की भूखे मरने की नौबत आ जाए। अपने मन में कभी भी नाराजगी को जन्म नहीं देना चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है। इतना बोलकर किशोर अपने घर से निकल गया। वो अपने हाथी पर बैठकर कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया किशोर से बोला, किशोर, तुम्हारा ये हाथी आखिर किस काम का है? मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। किशोर, तुम जिस कस्बे में रहते हो उस कस्बे में एक टूरिस्ट नहीं आता। पूरा दिन तुम इस हाथी पर बैठकर घूमते रहते हो और एक एक रुपया लेकर बच्चों को सैर पर घुमाते हो। जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो तुम्हारा ये हाथी खा जाता है। जो भी है मुखिया जी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आज जमींदार पूछता हुआ मेरे पास आया था। बोल कर गया कि किशोर मिले तो उससे कह देना कि मेरे हवेली आ जाए। मुखिया के कहने पर किशोर जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। मुखिया जी बता रहे थे कि आपने मुझे याद किया है। हाँ, याद किया। दरअसल तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कर्ज लिया है और वो कर्ज देने से पहले ही जन्नत चले गए। वो कर्ज अब तुम चुकाओगे। जमींदार साहब, मेरे अब्बू ने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा है। तुम्हारे उस अब्बू के बंजर खेत का मैं क्या अचार डालूंगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा हाथी तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारे बंजर जमीन के कागज तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। अब तुम जा सकते हो। अरे रतन, तुम अचानक? क्यों जीजा जी, मैं अपनी बहन के घर नहीं आ सकता? अरे नहीं रतन, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक तुम्हें देखा ना, इसीलिए ऐसा पूछा। क्या बात है जीजा जी, आपके चेहरे पर यह फिक्र कैसी? अब तो मैं क्या बताऊं। अब्बू ने जमींदार से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे और बदले में अपना खेत उसके पास गिरवी रख दिया था। आज जमींदार ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे अब्बू का कर्ज मुझे चुकाना पड़ेगा। अगर मैंने 1 महीने के अंदर उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरे हाथी को, यानी कि मेरे अब्बू के आखिरी निशानी को भी मुझसे छीन लेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ जीजा जी, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते। तो आप आराम से सो जाइए, हम सुबह इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रतन की बात सुनकर किशोर मुस्कुराने लगा। अगले दिन जमींदार के पास मुखिया आकर बोला, जमींदार साहब, क्या किशोर आपके पास आया था? हाँ, आया था। जैसे आपने कहा था मुखिया, मैंने वैसा ही किया। बहुत अच्छा किया जमींदार साहब। आप नहीं जानते कि उसके पास जो हाथी है उसकी कीमत बाजार में कितनी हो सकती है। देखो मुखिया, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे 1 महीने का वक्त दे दिया है, लेकिन ऐसा न हो कि वो 1 महीने के अंदर अपने अब्बू का सारा कर्ज मेरे मुंह पर मार दे और मेरे हाथ से उसके अब्बू की गिरवी उपजाऊ जमीन भी चली जाए, जिससे हर साल मुझे लाखों का फायदा होता है। फिक्र मत कीजिए जमींदार साहब, मुझे पूरा यकीन है कि किशोर 1 महीने में वो रकम आपको नहीं दे सकता। आखिर वो कमाता ही कितना है। और मैंने तो सुना है कि कभी कभी उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। मैं आपका और भी लाखों का फायदा करवा दूंगा। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। इधर रतन अपने जीजा किशोर से बोला, जीजा जी, मेरा जो ढाबा है आप वहाँ काम क्यों नहीं करते? नहीं रतन, मैं अपना कस्बा छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीजा जी, आप समझते क्यों नहीं? आपका कस्बा सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट लोग नहीं आते। आपका हाथी इस कस्बे में किसी काम का नहीं। तुम फिक्र मत करो रतन, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। रतन वहाँ से चला गया और किशोर रात के वक्त गहरे ख्यालों में डूबा था। किशोर की बीवी चंपा किशोर से बोली, अब आप क्या करेंगे जी?
अगर 1 महीने के अंदर आपने जमींदार को पैसे नहीं दिए तो वो आपके पापा की आखिरी निशानी भी आपसे छीन लेगा, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ चंपा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जमींदार मेरे अब्बू की गिरवी रखी हुई खेत को बंजर क्यों बोल रहा है। जरूर हमारे गांव के मुखिया ने उसके कान भरे होंगे। आपके खेत से उसे लाखों का फायदा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके पैसे चुका दें और आपका खेत आपको वापस मिल जाए? चंपा की बात सुनकर रतन गहरे ख्यालों में डूबते हुए बोला, जो मैंने सोचा, अगर मैं कामयाब हो गया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे? कल बताऊंगा। अगली सुबह किशोर जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आया और लकड़ियों को काट काट कर तांगे का आकार देने लगा। चंपा, आ जाओ, मेरी मदद करो। चंपा अपने पति किशोर की मदद करने लगी। 2 दिन के अंदर ही किशोर ने एक सुंदर बड़ा तांगे का बॉक्स बनाकर तैयार कर दिया। इसके ऊपर एक खूबसूरत पेंट करना रह गया है ताकि ये और भी खूबसूरत लगने लगे। चंपा ने उस लकड़ी के बॉक्स को रंग बिरंगे रंगों से रंग दिया। किशोर ने उस लकड़ी के बॉक्स को हाथी के पीछे ठीक वैसे ही फिट कर दिया जैसे घोड़े के पीछे तांगा फिट होता है। ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। इस तरह से तो आप अपने हाथी से घोड़ा गाड़ी का भी काम ले सकते हैं। हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। आपका दिमाग तो कमाल का है जी। नहीं चंपा, मेरे ख्याल में तो कुछ और ही चल रहा है। जब रतन ने ढाबे पर काम करने के लिए मुझसे कहा तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई थी कि क्यों ना मैं अपने हाथी पर इस तरह का बॉक्स बनाकर चलता फिरूं और एक चलता फिरता ढाबा खोल लूं। आजकल आधुनिक जमाना है और लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। किशोर अपने हाथी को लेकर सीधे रतन के गांव पहुंच गया। रतन बुरी तरह से चौंकता हुआ किशोर को देखकर बोला, अरे वाह जीजा जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आपने तो घोड़ा गाड़ी की बजाय हाथी गाड़ी बना दी। तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना रतन? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने ढाबे से कुछ अच्छा बनाकर दे दो। मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना अपनी इस हाथी गाड़ी पर लेकर घूमूंगा। शाम तक जो भी मुनाफा होगा आधी आधी बांट लेंगे। अरे जीजा जी, आपका ये हाथी ढाबा तो दौड़ेगा। और हाँ, मैं सिर्फ खाना ही नहीं बनाऊंगा बल्कि अब आपके हाथी गाड़ी पर बैठकर लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा भी। रतन ने बहुत ही लजीज खाना बनाकर तैयार कर दिया और बड़ी ही खूबसूरती से रतन की हाथी की बग्गी में सजा दिए। किशोर रतन को बैठाकर हाथी को लेकर चल दिया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी उसे एक खड़ी हुई बस नजर आई। बस का कंडक्टर किशोर के पास आकर बोला, अरे भाई, तुम्हारी हाथी गाड़ी से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कंडक्टर साहब, ये एक तरह का ढाबा है और अगर आप चाहे तो खाना खा सकते हैं और अपनी सवारी को भी यहाँ बुलाकर खाना खिला सकते हैं। कंडक्टर तुरंत अपने सवारियों को वहाँ पर ले आया और वो सब अंदर बैठकर खाने का लुत्फ उठाने लगे। एक आदमी खुशी से बोला, बहुत ही लजीज खाना है, मजा आ गया। मैंने इन पहाड़ों पर जब बस खराब हो जाती थी तो घंटों भर भूखा रहना पड़ता था। अब तो ये मसला भी खत्म हो गया। मैंने इसमें मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है साहब। आपको कभी भी बुलाना हो आप बस फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। कुछ ही दिनों में किशोर का हाथी गाड़ी ढाबा आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया और दूर दूर से सैलानी सिर्फ हाथी गाड़ी ढाबे में बैठकर खाने का लुत्फ उठाने के लिए किशोर के गांव आने लगे। आपने तो कमाल कर दिया जी। आपने तो वो सब करके दिखा दिया जो मैं कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। हमारे गांव में सैलानी नहीं आते थे, लेकिन अब सिर्फ आपके हाथी गाड़ी ढाबे को देखने के लिए और खाने का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर सैलानी आने लगे। ये सब ऊपर वाले का एहसान है चंपा। जीजा जी, आपकी मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके दिमाग का जवाब नहीं। आज जो भी टूरिस्ट आता है सिर्फ आपको पूछता हुआ आता है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। जमींदार साहब, ये आपके चेहरे पर ये गुस्सा क्यों झलक रहा है?
बकवास बंद करो मुखिया। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। क्या मतलब? अरे तुम्हें पता भी है, आज कस्बे के लोग मेरे और तुम्हारी नाम की बजाय किशोर के नाम की माला जप रहे हैं। दूर दूर से टूरिस्ट सिर्फ नाम पूछते हुए यहाँ पर आते हैं। और ये सब कुछ 1 महीने में हुआ है मुखिया। 1 महीने में कोई भी किशोर का नाम तक नहीं जानता था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिक्र मत कीजिए, लोग उसका नाम पूछते हुए आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना पैसे वाला हो गया है कि वो अपने अब्बू का कर्ज चुका दे। देखना, कुछ वक्त के बाद वो यहाँ आएगा और कहेगा कि जमींदार साहब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। उसी पल आप उसके हाथी को छीन लेना। और अब हाथी घाड़ी ढाबा में बदल गया है, आपको डबल मुनाफा हो जाएगा। तभी वहाँ पर किशोर गांव के कुछ लोगों के साथ आ पहुँचा। ऐसा कभी नहीं होगा मुखिया जी, आपने जो ख्वाब देखा था वो अधूरा ही रह जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? किशोर ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जमींदार के मुंह पर मार दी। ये क्या बदतमीजी है किशोर? ये बदतमीजी नहीं जमींदार साहब, बल्कि ये कर्ज चुकाने का मेरा स्टाइल है। अब जल्दी से मेरे अब्बू के खेत के कागज मुझे जल्दी वापस कीजिए, जो कि आपने वादा किया था। मैंने ऐसा तुमसे कोई वादा नहीं किया था। कुछ दिन पहले आप और मुखिया जी कुछ बातें कर रहे थे, वो सारी बातें इन कस्बे वालों ने सुन ली है। इससे पहले कि ये कस्बे वाले कुछ कर बैठे, आप मुझे मेरा खेत वापस दे दीजिए। जमींदार उन सभी लोगों के चेहरे देखकर डर गया और उसने तुरंत किशोर का खेत उसे वापस कर दिया और जमींदार और मुखिया मुंह लटकाकर देखते रह गए।